जय हिंद दोस्तों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये अंकित सर ने बुक लॉन्च किया सामान्य ज्ञान की एसएससी जीडी 2025 के लिए। इस बुक का बेनिफिट आपको एसएससी जीडी में बहुत ही अच्छे से मिलेगा, क्योंकि ये जो बुक है ना साथी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2024 में एग्जाम हुआ एसएससी जीडी का, 2023 में हुआ, 2022 में, 2021 में, उन सभी प्रश्नों का संकलन है इस बुक में। और साथ ही आज हमारी क्लास दूसरी है। ये क्लास डेली 1 बजे दोपहर 1 बजे से होती है। इसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो क्लास 1 को देखेंगे, फिर क्लास 2 को देखेंगे। क्योंकि क्लास 1 में अगर मैंने संविधान सभा बताई है, संविधान सभा के वहाँ कितने क्वेश्चन बताए वो आपको देखने हैं। अगर आज मैं संविधान सभा पढ़ाता हूं तो आज के संविधान सभा के नए ही क्वेश्चन होंगे, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा। और वो क्वेश्चन बताता हूं जो एसएससी ने पूछे हैं। तो सबसे पहले साथी करते हैं स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, कल हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे भाई, हमारी फ़ोन की मेमोरी भर चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर पहले 19 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है सबसे पहले भाई, क्योंकि ये कल क्वेश्चन हो नहीं पाया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन 19 को देखिएगा की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ, समाजवादी गणराज्य संघ, यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। तो सभी साथियों का आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, जब भी सभी साथी जवाब देंगे तो समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। भाई मौलिक अधिकार की बात करता है तो मौलिक अधिकार तो हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। मुझे बताओ अमेरिका के संविधान से और हमने क्या लिया है। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और बताओ क्या लिया है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, तो आप बोलेंगे भैया उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी ली है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमने कहाँ से ली है, तो आप बोलेंगे भैया यूएसए के संविधान से। तो हमने सोवियत संघ से क्या लिया है, आप बोलेंगे मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हमने रूस से लिए हैं। और मुझे बताओ हमने रूस से और क्या लिया है, तो आप बोलेंगे रूस से भैया हमने पंचवर्षीय योजनाएं भी ली हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो ली हैं हमने रूस के संविधान से ली हैं। और साथ ही रूस से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना में न्याय हमने रूस के संविधान से लिया है। प्रस्तावना में न्याय हमने कहाँ से लिया है, तो आप बोलेंगे भैया ये जो न्याय लिया है हमने प्रस्तावना में, ये रूस के संविधान से लिया है। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मुझे बताओ ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो आप बोलेंगे भैया ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो आप बोलेंगे भैया एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और संसदनात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है, तो आप बोलेंगे संसदनात्मक शासन प्रणाली जो ली है हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इतना आपको भाई याद रखना ही होगा। और मुझे बताओ ये प्रस्तावना का हमने विचार अमेरिका के संविधान से लिया है। रूस से हमने प्रस्तावना में न्याय लिया है। मुझे बताओ प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली है। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली है। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली है, तो आप बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट दूसरी में क्वेश्चन पूछा है, तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है, तो अनुच्छेद 123 ध्यान से सुनना है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की
सकती है, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 125। तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 129 में, याद रखेंगे। और हाँ, आपको बताना है भाई अनुच्छेद 124 में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 143 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी ने, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 143 में है क्या, आप बोलेंगे अनुच्छेद 143 में भैया सार्वजनिक महत्व के विषय पर सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। ये आर्टिकल 143 कहता है। अपनी कॉपी में आपको बहुत ही अच्छे से नोट्स करना है और अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 1 महीने रह जाएं जब एग्ज़ाम के, तो आपको ये नोट्स बहुत ही बेनिफिट वहाँ पर देंगे, क्योंकि रिवाइज बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 21 है आज की क्लास का, ये भी आपको ध्यान से सुनना है भाई। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है राज्यसभा को, का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका कहने का मतलब ये है भाई राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति होता है, या वक्ता होता है, या राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है। तो आप बोलेंगे भैया राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का जो पद है हमने कहाँ से लिया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और साथ ही ये जो राष्ट्रपति का पद है ना, ये भारत का सर्वोच्च पद है। मतलब राष्ट्रपति को भारत का दूसरा नागरिक कहा जाता है। मुझे बताओ भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो आप बोलेंगे भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति को भारत का दूसरा सर्वोच्च पद माना गया है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद को दूसरा सर्वोच्च पद माना गया है, दूसरा सर्वोच्च पद माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। मुझे बताओ आर्टिकल जो है किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। तो आर्टिकल 63 आपको याद रखना है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्या बोलेंगे, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, पद का प्रावधान है। याद रखना है भाई आर्टिकल 63। जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, यहीं बताना है आर्टिकल 64 में क्या है। आर्टिकल 64 में क्या है, तो आपको ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो क्या बोलेंगे आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल ये आपसे बोला आर्टिकल ये 64 में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या है, आर्टिकल 65 में क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल जो हैं ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, इसलिए मैं आपको इन्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्टिकल 65 में क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो आर्टिकल 65 को आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, उपराष्ट्रपति, क्या लिखेंगे, आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये आर्टिकल 65 कहता है। और आर्टिकल 66 भी आपको यहीं पर नोट करना है। आर्टिकल 66 में क्या है, तो भैया आप बोलेंगे आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। और साथ ही योग्यता व शर्तों का प्रावधान आर्टिकल 66 में है। मुझे बताओ उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है। तो आपका आंसर आना चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो उसके पास। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह कहाँ का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति। ठीक है। अब मुझे बताओ राष्ट्रपति जो है
उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, बिल्कुल बात सही है। तो क्वेश्चन बनता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बोलेंगे भैया उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति से और क्या क्वेश्चन बनते हैं ये तो मैंने आपको बता दिए हैं। उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? मुझे बताओ उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि जो होती है 15,000 रुपये होती है, और साथ ही ये जमा करानी होती है आरबीआई में, ये जमा कराई जाती है उपराष्ट्रपति की जमानत राशि। मुझे बताओ ये जो जमानत राशि है, ये जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? उपराष्ट्रपति अगर वैध मतों का 1/6 मत लाता है तो उसकी जमानत राशि बच सकती है, और इससे कम मत रह जाते हैं 1/6 मतों से उपराष्ट्रपति के, तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी 15,000 रुपये। ये आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, इतना आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? जितने भी साथी चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर उनको एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर चारों बुकों का सॉल्यूशन चलेगा। हिंदी की बुक भी है, रीजनिंग की बुक है, और साथ ही जीएस की बुक है और मैथ की बुक है। उन सभी बुकों का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और जितने भी को भी इस बुक का सॉल्यूशन चाहिए ना एसएससी जीडी के लिए, तो वो सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? कल मैंने संविधान सभा के बारे में बताया है। जितने भी साथी नए हैं पहले वो क्लास 1 को देख लें, फिर क्लास 2 को देखेंगे। एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी तीसरी में क्वेश्चन पूछा है। राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो किसे भारत की संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। ये आपको भाई याद रखना है। अब मैं संविधान सभा के बारे में आपसे और सवाल पूछता हूँ जो एग्जाम में लगते हैं। संविधान सभा के बारे में आज और आपको जानना होगा। मुझे बताओ संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आप बोलेंगे भैया संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ये 389 सदस्य जो थे किस किस प्रकार से थे ये भी आपको याद रखना है। तो संविधान सभा में 389 सदस्य हैं कुल। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे ये आपसे भाई पूछे जाते हैं। ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 292 सदस्य थे। देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर आएगा 92 या 93। तो आप बोलेंगे भैया देशी रियासतों से तो 93 सदस्य थे। 4 सदस्य कहाँ से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपने पढ़ा होगा। यहाँ से कितने सदस्य थे? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ से 4 सदस्य थे। चारों के चारों को आपको पता ही होना चाहिए। ABCD तो आपने याद कर रखी होंगी। ABCD, A फॉर मतलब होता है यहाँ पर अजमेर। अजमेर, अजमेर से एक अजमेर की चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थी। ये वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान वाले क्षेत्र में है। B फॉर आएगा यहाँ पर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और साथ ही यहाँ पर ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। C फॉर आएगा कुर्ग, कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र है। और D फॉर आएगा साथ ही आपका, D फॉर क्या आएगा? दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं जो आपको ये याद रखनी है। यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, ये सवाल आपको बता के आना है। अब मुझे बताओ संविधान सभा के सदस्य ये जो हैं संविधान सभा के सदस्यों
का चुनाव किस प्रकार होता है? तो आप बोलेंगे भैया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का एक सदस्य तो होता है 10 लाख की जनसंख्या का, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आपको याद रखना होगा। मुझे बताओ संविधान सभा में एससी वर्ग, मुझे बताओ संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर आएगा भैया संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। यूपी से कितनी महिलाएं थीं? यूपी से 5 महिलाएं थीं। मुझे बताओ संविधान सभा से एससी वर्ग के सदस्य कितने थे? संविधान सभा में एससी वर्ग के सदस्य कितने थे? तो एससी वर्ग के सदस्य भाई 26 थे। संविधान सभा में एसटी वर्ग के सदस्य कितने थे? तो 33 सदस्य थे। और मुझे बताओ संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस प्रांत से? तो आप बोलेंगे संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जो थे वो संयुक्त प्रांत से, यूपी से थे। कितने थे यूपी से? 55 सदस्य थे। 55 सदस्य थे। संयुक्त प्रांत यूपी को बोला जाता था उस समय। तो आपका आंसर आएगा यूपी से 55 सदस्य थे। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य थे। और साथ ही संविधान सभा में किस देशी रियासत से सदस्य सबसे ज़्यादा थे? किस देशी रियासत से सबसे ज़्यादा सदस्य थे? तो आप बोलेंगे भैया मैसूर रियासत थी। मैसूर रियासत से सबसे ज़्यादा सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और यहाँ आपको बताना है ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये भाई आपको याद रखने हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। डैश डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्र अवसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भाई ये लोकसभा को भंग करने की शक्ति संसद के किसी भी सदन को आह्वान मतलब बुलाने का अधिकार है, और उसे समाप्त सत्रावसान करने का अधिकार है। ये किसके पास है? ये किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है, या राष्ट्रपति के पास है, या बोलेंगे भैया आप, या बोलेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है? तो आप बोलेंगे भैया राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आर्टिकल 85 में क्या है? आर्टिकल 85 में क्या है? जल्दी से आप आर्टिकल 85 को ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 85 कहता है संसद का सत्रावसान या समापन या लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और आर्टिकल 108 भी आपको यहाँ पर सुन के जाना है। आर्टिकल 108 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 108? ये भी आप सुनिएगा क्योंकि यहाँ से भी एसएससी इस आर्टिकल को भी एसएससी पूछता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में गलती करके आते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। वहाँ पर यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। एसएससी जीडी ने पूछा है 23 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी चौथी में ये क्वेश्चन पूछा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। संविधान
जो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। 86वां संविधान संशोधन, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। सी ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। ये भाई गलत है। मौलिक कर्तव्यों का तो उल्लेख भाग 4A में है, भाग 4A में है, तो ये गलत हो जाएगा। और संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपको भाई ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब देंगे, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश डैश के अंतर्गत किया गया है। किस में किया गया है, तो किस भाग में किया गया है? आप बोलेंगे भाई पहले तो भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मैंने आपको बता दिए हैं मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 तक आपको याद रखना है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में क्या हैं, DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक का इनका संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और भाग 4A जो है साथ ही इसमें मौलिक कर्तव्य हैं और आर्टिकल 51A है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा, भाग 4A। भाग 4 यहाँ पर DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो मैं आपको भाई बताने वाला हूँ। आर्टिकल 40 आपको याद रखना है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहाँ से बताऊंगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पूछे जाते हैं। आर्टिकल 44 बताना है, नागरिकों के लिए समान संहिता। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 कहता है। ये आर्टिकल 44 भी आपको रखना है भाई याद। आर्टिकल्स आपको बताने हैं आर्टिकल 48 में क्या है। आर्टिकल 48 में क्या है, तो सभी का आंसर आएगा आर्टिकल 48 में भैया कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। कृषि एवं पशुपालन का सुधार है इसमें। तो कृषि से संबंधित है भाई, कृषि व पशुपालन से ये संबंधित है आर्टिकल 48। और एक आर्टिकल 48 के भी है भाई, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी एसएससी ने पूछा है। आर्टिकल 48 में क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित है ये। आर्टिकल 48 के पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है इसमें। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है आर्टिकल 48 के में। आर्टिकल 48 के में क्या है, पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। और यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और 5 जून को क्या मनाते हैं हम, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। अब आर्टिकल आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल आपको याद रखना है 50 और आर्टिकल 51। ये आर्टिकल भी पूछे गए हैं एग्जाम में। आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्याय क्या बोलेंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण है आर्टिकल 50 में, पृथक्करण है। और आर्टिकल 51 बोलता है शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व क्या बोलेंगे? आर्टिकल 51 कहता है भाई आपसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये आर्टिकल 51 आपको याद रखना है। और आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है, आर्टिकल 49 में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने आपको भाग 4 से बताए हैं, यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश डैश हासिल करना है। कहने का मतलब ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे भाई क्या है उद्देश्य? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक असमानता। तो आपका जो आंसर आएगा ना भाई, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ये डीपीएसपी से के मुख्य उद्देश्य का इसका हासिल करना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ये जो है ना सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आपने प्रस्तावना तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन प्रस्तावना से बता देता हूँ। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? सामाजिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं ये 3। और मुझे बताओ प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये पूछे हुए सवाल हैं भाई। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की। तो पाँचों की पाँचों आपको याद होनी चाहिए। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो क्या बोलेंगे? विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, और कौन सी स्वतंत्रता है? विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और किस चीज़ की स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं प्रस्तावना में, ये आपको याद रखनी है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताएं हैं, एक तो अवसर की समानता है और एक है भैया प्रतिष्ठा की समानता। ये भाई आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो कौन सा है भाई इसमें से? ऑप्शन एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी दूसरी है उपाधियों का उन्मूलन। मुझे बताओ ये समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? मतलब कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल है? समानता या समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है इसका प्रावधान। आर्टिकल 14 से 18 तक इसका प्रावधान है। और साथ ही उपाधियों का उन्मूलन जो आता ना है ये आर्टिकल 18 में है, तो ये इसी में आएगा, उपाधियों का उन्मूलन समानता के अधिकार में। तो आर्टिकल 14 आपको याद रखना है, 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये पाँचों के पाँचों आर्टिकल पूछे हैं। और साथ ही एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है समानता या समता का जो अधिकार है इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं? भाई 14 से 18 तक कितने आर्टिकल हुए हैं? 5 आर्टिकल हुए हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता है आर्टिकल 14 में। और क्या बोलेंगे? कानून के समक्ष समानता। और क्या बोल सकते हैं इसमें? और एक शब्द जोड़ा गया है इसमें, विधियों के समान संरक्षण, ये शब्द भी जोड़ा गया है। कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण,
आर्टिकल 14 आपको याद रखना है, विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म जाति, आर्टिकल 15 में धर्म जाति मूल वंश व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। क्या बोलेंगे, धर्म जाति मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ये आर्टिकल 15 आपको याद रखना है। आर्टिकल 16 आपको भी याद रखना है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आर्टिकल आपसे 16 कहता है। और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है भाई, आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में आपको पता ही होगा, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 में है। तो ये भाई 5 के 5 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एसएससी जीडी में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? देखो मैंने बताया था ना, आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए। अब तुम पहचान पाओगे क्योंकि ये एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन बना है। तो अगर आपने एसएससी जीडी 2024 में एग्जाम दिया है तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगाया था, कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद नहीं है तो याद कर लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल 51A का F है, या अनुच्छेद 51A का सी है, या अनुच्छेद 51A का ई है, या अनुच्छेद 51A का जी है। तो आप बोलेंगे आर्टिकल 51A का एफ है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना अनुच्छेद 51A का एफ, ये कहता है हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। ये कहता है आर्टिकल 51A का एफ। तो मैं बता रहा हूँ भाई 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे केंद्र के संबंध में संसद होती है, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। राज्य के संदर्भ में ये बात कर रहा है। एक को क्या बोला जाता है, दूसरे को तो विधानसभा के रूप में जाना जाता है, तो एक को किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछा है, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या विधान राज्य परिषद। तो आपका आंसर आएगा विधान परिषद। इसके बारे में जाने भाई, विधान परिषद के बारे में। विधानमंडल मुझे बताओ, मैंने आपको कल बताया था विधानमंडल जो है इसका प्रावधान भारत के संविधान में किस आर्टिकल में? विधानमंडल का प्रावधान आर्टिकल 168 में है। जिस प्रकार केंद्र के संदर्भ में संसद होती है, उसी प्रकार राज्य के संदर्भ में विधानमंडल होती है। इसके भी 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधान परिषद। जिस प्रकार राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उसी प्रकार विधान परिषद को भी उच्च सदन बोला जाता है। द्वितीय सदन आप बोल सकते हो, उच्च सदन बोल सकते हो। और विधान परिषद तो है, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 169 में है। उसी प्रकार विधानसभा होती है, जिस प्रकार लोकसभा होती है केंद्र सरकार में संसद के पास, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है। विधानसभा, ये जिस प्रकार लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, उसी प्रकार विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ये किस आर्टिकल में है? विधानसभा आर्टिकल 170 में है। इसके बारे में जानिए विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता है? विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता है? विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी बोला जाता है। विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोला जाता है। एमएलसी का मतलब है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको याद रखना है ये। और एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। और इसके सदस्य के बारे में बात होगी। मुझे बताओ इनके सदस्यों की, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है।
और मुझे बताओ विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद में होते हैं। और साथ ही न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं विधान परिषद में, तो आप बोलेंगे भैया न्यूनतम सदस्य 40 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। और भारत के कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप बोलेंगे भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 के 6 राज्य आपको याद रखने हैं। कहने का मतलब ये है भारत विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, तो आप बोल सकते हैं भारत में द्विसदनीय प्रणाली है। क्या बोलेंगे, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो है भाई आपका यूपी बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र, तेलंगाना और साथ ही और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इसको एपी बोल सकते हैं। एक तो ये 6 के 6 राज्य आपको याद रखने हैं। विधान परिषद में द्विसदनीय विधानमंडल है भारत के 6 राज्यों में। और विधानसभा के बारे में जाने तो भाई विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोला जाता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं विधानसभा में, 500, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60 सदस्य। और साथ ही ये जो है ना कुछ अपवाद हैं भाई, इसके कुछ अपवाद आपको क्या याद रखने हैं। अपवाद ये है कि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, 40 सीटें हैं। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें हैं। सिक्किम में साथ ही इसकी 32 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। और पांडुचेरी में इसकी 30 सीटें हैं। ये अपवाद हैं। और नहीं तो 500 सदस्य होंगे अधिकतम और न्यूनतम सदस्य 60 होंगे, लेकिन इन राज्यों में 60 से कम सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। भाई संपत्ति का अधिकार एक है। मैंने ये कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया है। अगर आपने कल की क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है तो आपका आंसर बहुत शानदार आएगा, जानदार आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एसएससी जीडी ने पूछा है 24 फरवरी को, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपका क्या आंसर था कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार था। मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था ये मूल अधिकार था। ये बात मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ये बात आर्टिकल 19 के फर्स्ट 6 में कही गई है। और साथ ही 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसे क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, ये बात किस आर्टिकल में कही है। ये आर्टिकल है भाई 300 के में ये बात कही है। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट 6 में मूल अधिकार था, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये किससे संबंधित है भाई। ये जो है 51A का पहला ऑप्शन जो है ये आपका तीसरा वाला है। मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है, आपको याद रखना है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये आपका चौथा मौलिक कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 6वां मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, आपका जो सही जवाब है साथी यही है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का त्याग करें, ये आपका मौलिक कर्तव्य 51A का आई है, आई माँ। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, या भारत की संसद द्वारा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और मुझे बताओ, न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायाधीशों का वेतन जो दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो आपका आंसर आएगा, सर्वोच्च न्यायाधीशों का जो वेतन दिया जाता है भैया, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि जो है ये किस आर्टिकल में है? संचित निधि जो है ये किस आर्टिकल में? आप बोलेंगे आर्टिकल 266। आपको 266 आर्टिकल भी याद हो गया होगा। आर्टिकल 266 में है भारत की संचित निधि, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। और निर्धारित कौन करती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन? संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य जो हैं साथी, ये भाग 4 के में हैं। भाग 4 के में है। अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 के में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मुझे बताओ मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे या नहीं? तो आप बोलेंगे भैया मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो इन्हें जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। मुझे बताओ सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है। तो मुझे बताओ अब तक मौलिक कर्तव्य में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है? तो आप बोलेंगे भैया अब तक एक बार मौलिक कर्तव्य में संशोधन हुआ है, वो भी 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 34वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल डैश प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। महान्यायवादी जो हैं ये किसके प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं? आपका क्या आंसर होगा? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के कानून मंत्री? तो आपका आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति। जो महान्यायवादी है ये किस भाग में आता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये भाग आपका 5 में आता है, भाग 5 में आता है। और महान्यायवादी जो है ये आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी को भारत का वकील भी कहा जाता है। भारत का वकील कौन है भाई? महान्यायवादी भारत का वकील होता है। और साथ ही इसको क्या बोला जाता है? भारत का ये सबसे बड़ा वकील होता है। भारत का ये सबसे बड़ा वकील होता है। और भारत सरकार का वकील भी यही होता है। भारत सरकार का वकील भी यही होता है। भारत सरकार का वकील कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और साथ ही ये जो है इसको वकीलों का वकील भी कहा जाता है। वकीलों का वकील भी इसको कहा जाता है, महान्यायवादी को। और साथ ही ये जो होता है ना महान्यायवादी, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत
सरकार का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत सरकार का ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये भी आपको याद रखना है। विधिक अधिकारी कौन होता है भारत का सर्वोच्च? महान्यायवादी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? आपका क्या आंसर होगा? BR अम्बेडकर, कैलाशनाथ काटजू या VN राव या प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा? तो आपका आंसर आएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा। ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। और संविधान का हिंदी में जो स्थानांतरण किया था, किसने किया था? संविधान का हिंदी में स्थानांतरण किसने किया था? तो किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने संविधान को हिंदी में स्थानांतरण किया था। बसंत कृष्ण वैद्य ने। आपको याद रखना है भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं पूछ लूँ आपसे, भारतीय संविधान को वकीलों का शहर किसने कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का शहर किसने कहा है? भारतीय संविधान को वकीलों का शहर किसने कहा है? जल्दी से अपना आंसर देंगे भाई, वकीलों का शहर किसने कहा है? तो आपका आंसर आएगा सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का शहर कहा है। और मुझे बताओ अब, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जो पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो जी ऑस्टिन ने ये पुस्तक लिखी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे। और मुझे बताओ, संविधान का संरक्षक या अभिभावक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक जो होता है ना भाई, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है। और साथ ही ये जो संविधान है, इसकी मूल कॉपी जो है, इसकी मूल कॉपी कहाँ पर रखी हुई है? इसकी मूल कॉपी, संविधान की मूल प्रांतियाँ कहाँ पर रखी गई हैं? मूल प्रांतियाँ, इसकी प्रांतियाँ कहाँ पर हैं? तो आप बोलेंगे संसद के पुस्तकालय के हीलियम बॉक्स में संविधान की मूल कॉपी रखी हुई है। ये भी आपको याद रखना है। ये तो मूल हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा ने किया था, लेकिन इसका डिजाइन जो तैयार किया था, किसने किया था? संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप बोलेंगे नंदलाल बोस ने संविधान का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं संसद से पारित, राष्ट्रपति द्वारा समर्थित, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, राज्य विधानमंडल में 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित, या आपका क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने USA के संविधान से ली है। ये भाई आपने पढ़ा होगा, संसद अगर कोई कानून ऐसा बना दे जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन ऐसे कानूनों को बनाने से रोकता है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन होने से रोक दे। तो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नहीं पाए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राज्य का मौलिक कर्तव्य है, गैर परिवर्तनीय अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो आपका आंसर आएगा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आपने आर्टिकल 21 तो पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात आप बोल सकते हो जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आप बोलेंगे जीवन जीने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है। और इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे आपको याद रखनी है, जैसे आपको निजता का अधिकार याद रखना है, और विदेश जाने की स्वतंत्रता भी भाई इसी में ही है। शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु का अधिकार है हमें, निजता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार है साथ ही हमें, और क्या बोल सकते हैं, आवास का अधिकार है हमें, स्वास्थ्य का अधिकार है हमें, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार है, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। ये सब अधिकार आर्टिकल 21 में है। तो आपको आर्टिकल 21 बहुत ही अच्छे से पढ़ कर जाना होगा अगर आपको एसएससी जीडी की नौकरी लेनी है। तो साथ ही इन बुकों को जो अंकित सर ने लॉन्च किया 4 बुक बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई जाएंगी हमारे चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें भाई, वीडियो अच्छी लगे तो एक बार थम्स अप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो अंतिम मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या संरक्षक अनिवार्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो भाई 11वां मौलिक कर्तव्य इतना इम्पोर्टेंट है कि इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कल मैंने बता दिया था आपको, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। और साथ ही राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 64 में कहा ही गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और मुझे बताओ, राज्यसभा का सभापति किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और अन्य उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यसभा के सभापति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो आपका आंसर आएगा एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी पहली में पूछा है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबंद संचरण की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। भाई संपत्ति का अधिकार नहीं है ये, भाई आपको आर्टिकल 19 का फर्स्ट बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आर्टिकल 19 के फर्स्ट क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, गह में क्या है, ड में क्या है और च में क्या है और छ में क्या है? तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट क में बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के फर्स्ट में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और साथ ही ख में है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। भाई जब बोलेंगे तो सभा तो होगी, जब सभा होगी तो संघ बनेगा, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और साथ ही संघ बनेगा तो विदेश में कहीं भी जाने की, देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 का फर्स्ट डे कहता है देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 6 जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 19 के फर्स्ट 6 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया है। और आर्टिकल 19 के 6 में क्या है, देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो आपको भाई याद रखना है आर्टिकल 19 का फर्स्ट। और आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ही है साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में ही है। तो याद रखेंगे, थम्स अप करेंगे, याद रखेंगे भैया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो भाई आज की हम क्लास को 40 क्वेश्चन पर ही समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और
आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं ना साथी, एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे और हमारा प्यार आपको मिलता रहे। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।